मैं आप सभी का प्यारा दोस्त रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्या समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले 12th क्लास हिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर नंबर 9 रहेगा, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, चैप्टर के नाम से आप लोगों को समझ में आ जाता है। उपनिवेशवाद को हम समझेंगे किस तरीके से हम गुलाम बने, मतलब हमें गुलाम बनाया गया और इंडिया पे किस तरीके से ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ और उन्होंने जो भी टैक्स एकत्रित करने की जो व्यवस्था लागू की थी भारत में, उसके बारे में चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। खास करके देहाती क्षेत्र यानी कि जो ग्रामीण एरिया है वहां के बारे में आपको समझाया जाएगा, है ना। शहरी क्षेत्र की हम बात नहीं करने वाले। ग्रामीण एरियाओं में किस तरीके से टैक्स, क्योंकि टैक्स ज्यादातर किससे आती थी भाई, जमीन से आ रही है, खेती से आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम ग्रामीण एरिया के बारे में चैप्टर में समझने वाले हैं। देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, उपनिवेशवाद और देहात इस चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से भी समझाया हुआ है, तो आप एनिमेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, है ना। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे आपको मैं फ्री में पीडीएफ सारी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर चुका हूं, तो भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। ये 3 और इसी 3 तरीके से, मतलब 3 भागों में हम बांटते हैं, इसीलिए हमारी पुस्तक को ना 12th क्लास में 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 है, ये प्राचीन भारत के इतिहास को समझाता है। वैसे प्राचीन भारत के इतिहास का जो इतिहास की शुरुआत है वो पाषाण काल से हो जाता है, लेकिन इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया था और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का जो इतिहास है, धार्मिक इतिहास तक हमने खत्म कर दिया था, है ना। महाजनपद काल और गुप्त काल, मौर्य काल, इन सब चीजों के बारे में हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था। ये प्राचीन भारत के इतिहास में आ जाता है। वैसे फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि यूरोपीय इतिहास को हम समझ सकते हैं, तो यूरोपीय इतिहास में यह है कि भाई हाँ, 5वीं से 15वीं सदी मध्यकाल है, 5वीं सदी से पहले प्राचीन, 15वीं सदी से लगभग आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहाँ हमारे इंडियन हिस्ट्री में कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि हाँ भाई ये समय काल जो है वो प्राचीन काल का है, ये मध्यकाल का है, ये आधुनिक काल का है। ऐसा कोई हमें फिक्स टाइम पीरियड देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी एक अनुमान ये लगाया जाता है कि जब अरबों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है ना, जब अरबों का आक्रमण शुरू हुआ भारत में, आप सभी को पता होगा, जैसे छठे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, छठे चैप्टर में आपको मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था, है ना। सबसे पहला अरबी सेनापति था जिसने भारत पर हमला किया था। 711 जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लेकिन आप लूसेंट और यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 712 बताया जाता है। ठीक है, तो 711-12 ईस्वी के आसपास क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है। तो उस समय काल से हम कहीं ना कहीं मध्यकाल की शुरुआत मान लेते हैं। मतलब अरबों का जब आक्रमण शुरू हुआ इंडिया में, तब से हम मध्यकाल की शुरुआत समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने समझा भी भाई। पूरे जो हमारा जो सेकंड बुक है, जिसमें हमने सूफी संत के बारे में समझा, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल का इतिहास जो है इसी में आ जाता है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को हमने जाना, तो ये सारे आपके मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक है वो बन जाता है ना। उन सब चीजों के बारे में हमने समझा। यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर में हमने जो मध्यकाल में जो भी यात्री विदेश से जो यात्री यात्रा करने आए थे उसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, अब आप थर्ड बुक का हम शुभारंभ करने वाले हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग हमारा थर्ड रहेगा, है ना। भाग 3 रहेगा, ये आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को समझाने वाला है। ठीक है, तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत आखिर कब से माना जाता है ये भी बता दो। तो देखो, ऐसा तो कोई फिक्स टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि है ही नहीं, लेकिन जो ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि जब अंग्रेज यानी कि जो विदेशी कंपनियां, जितने भी विदेशी कंपनियां भारत में आनी शुरू कर देती है ना, जो विदेशी कंपनियां जब भारत में आना शुरू कर देती है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं हम आधुनिक भारत की शुरुआत को समझते हैं। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से जो विदेशी, जैसे अंग्रेजों का कब्जा हुआ भारत में, कैसे कैसे कब्जा किया उसके बारे में तो स्टोरी नहीं बता रखा है, लेकिन हाँ, उन्होंने कब्जा करने के बाद टैक्स एकत्रित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की थी। इस्तमरारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, जिसमें से इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त, ये 2 टॉपिक आपके इस चैप्टर में है। इसी 2 टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में, है ना। ये व्यवस्थाएं क्या थी, टैक्स एकत्रित करने की व्यवस्थाएं क्या थी उसके बारे में। ठीक है, तो ये आप समझेंगे। साथ ही साथ आप इस बुक में आप समझते हैं कि किस तरीके से जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तब उनके खिलाफ एक व्यापक जन विद्रोह होता है, एक बहुत ही बड़ी क्रांति होती है, जिसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। वो समझने को मिलेगा इसमें आपको। साथ ही साथ 1857 की क्रांति तो भाई विफल हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर विभाजन का भी जो इतिहास है हम इसी किताब में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है। संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ उसके बारे में पूरा एक लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
तो ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा, जिसका शुभारंभ आज से हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं जितना प्यार आपने अभी तक सारी वीडियो को दिया है, उतना ही प्यार इस वीडियो को देंगे, आगे जितनी भी वीडियो आने वाली है उसको भी देंगे। ठीक है जी, चलिए तो एक बार लाइक कर देना भाई, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। देखो अभी एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम समझने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझ लो, है ना, एक्स्ट्रा चीजें जो कि हमेशा काम भी आएगी और इस चैप्टर को समझने में भी बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं कि भाई अंग्रेजों का आगमन या फिर विदेशी कंपनियां, जैसे कि हम विदेशी कंपनियों की बात करते हैं तो 4 या 5 विदेशी कंपनियां थी जिन्होंने भारत में कब्जा स्थापित किया, मतलब पूरा नियंत्रण स्थापित किया। सिर्फ हम यहाँ पे अंग्रेजों की बात करते हैं, यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात करते हो, सिर्फ इंग्लैंड नहीं था इसमें, उसके साथ और भी बहुत सारी कंपनियां थी। तो यहाँ पे मैं देश के नाम लिखने वाला हूं जिन देशों ने कब्जा किया कहीं ना कहीं, और उन्होंने किस समय काल में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, उसका भी डेट मैं आपको सामने लिख दूंगा, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई ये कंपनी इस समय काल भारत में आ गई थी लगभग। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम विदेशी कंपनियों की बात करते हैं तो इस रेस में सबसे पहला जो आता है आपका पुर्तगाल, है ना जी। ठीक है, पुर्तगाल का ही एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा, आप सभी को पता होगा। वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। भारत की खोज कब की थी, मतलब भारत की जो समुद्री मार्ग की जो खोज है ना, वैसे अक्सर हम भारत की खोज लिख देते हैं, लेकिन भारत की समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी, है ना, कब 1498 में, है ना, 1498 में। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो कंपनी स्थापित की थी, पहली कंपनी की मैं बात करूं तो इनकी जो पहली कंपनी स्थापित हुई थी वो लगभग 1503 में जाके इनकी पहली कंपनी स्थापित हुई थी, है ना। समुद्री मार्ग की जो खोज है वास्को डी गामा ने किया था। अभी मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से किया था और क्यों किया था, समुद्री मार्ग की खोज करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, वो भी मैं अभी बताऊंगा। पहले आप ये डेट समझ लो। ठीक है, पुर्तगालियों की जो पहली कंपनी थी वो 1503 में स्थापित हुई थी। ठीक है जी, समझ गए। देखो उसके बाद इनके बाद आते हैं डच। ठीक है, डच या फिर जो नीदरलैंड वासी थे वो आते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी वो 1605 में की थी। ठीक है, 1605 में इन्होंने सबसे पहली कंपनी अपनी भारत में स्थापित की थी। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो अब आते हैं ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन बोल देते हैं, ब्रिटिश बोल देते हैं, या फिर इंग्लैंड या अंग्रेज बोल दो। ठीक है, तो ये आए थे आपका लगभग 1608-9, कई बुकों में आपको 9 भी देखने को मिलेगा, कई जगह 8 देखने को मिल जाता है ना। ये इन्होंने पहली, मतलब ये आए थे 1608 में, लगभग अपनी पहली कंपनी की मैं बात करूं तो 1611 के आसपास इन्होंने स्थापित किया था। 1611 कंपनी जो पहले इनकी स्थापित हुई थी वो 1611 में हुई थी। जगह भी बता देता हूं क्योंकि अंग्रेज भाई ज्यादा, ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ही पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, और दूसरी कंपनियों की तो हम बात करने वाले नहीं है ना। तो मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम वैसे माना जाता है कि सबसे पहली कंपनी जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, इस समय आंध्र प्रदेश में लोकेशन आप दिखाएंगे इसका। और जो दूसरी कंपनी इन्होंने स्थापित की थी 1613 में, ठीक है, ये सूरत में स्थापित की गई थी। कई जगह मैं गूगल पे भी सर्च करके आया हूं तो गूगल पे कई जगह पहले सूरत दिखा रहे हैं, मसूलीपट्टनम बाद में दिखा रहे हैं। मसूलीपट्टनम है, वैसे ज्यादातर बुकों में आपको मसूलीपट्टनम देखने को मिलेगा, है ना, सूरत बाद में। ठीक है, ये हो गया इनका। उसके बाद डेनिश कंपनी आती है एक, डेनिश। ठीक है, डेनिश कंपनी की मैं बात करूं तो 1620 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की भारत में। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी की मैं बात करूं तो ये लगभग 1668 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, तो ये डेट है, इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई इस समय काल में ये सारी कंपनियां आई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की। और इसमें से सबसे आगे जो रहा वो ब्रिटेन रहा। ठीक है जी, सबसे आगे ब्रिटेन का को रहा भाई, क्यों रहा, तो इसकी जो नौसेना थी वो बहुत ही पावरफुल थी भाई। उस समय पूरी दुनिया पे वही राज कर सकता था जिसकी नौसेना, क्योंकि नौसेना का महत्व ज्यादा था, वायुसेना उस समय थी नहीं। नौसेना, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो समुद्री मार्ग के थ्रू हो रहा था, ट्रेड, व्यापार,
है ना। अब जिसकी नौसेना ज्यादा पावरफुल होगी, जाहिर सी बात है कि पूरे समुद्री मार्ग पे उसी का दबदबा होगा, है ना। तो इसकी नौसेना बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी भाई। नौसेना समझते हैं ना जी, जल सेना, है ना। जल सेना इसकी बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए ये पूरे जल मार्ग पे इसका नियंत्रण था और इससे आसानी तरीके से दुनिया के दूसरे देशों पे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था, है ना। तो पावरफुल था ब्रिटेन, उस समय ज्यादा पावरफुल था इन देशों की तुलना में, इसलिए इसने ज्यादातर एरिया को कैप्चर किया, ज्यादातर एरिया पे अपना शासन स्थापित किया ब्रिटेन ने। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ये डेट याद रखना, ये डेट आपके काम आएगा हमेशा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैंने यहाँ पे आपको जो पहली फैक्ट्री कोटी, मतलब जो पहली फैक्ट्री मैंने आपको मसूलीपट्टनम बताया, सूरत बताया, सिर्फ ब्रिटेन का बताया है और इन कंपनियों का नहीं बताया, क्योंकि इनका आप याद, मतलब ब्रिटेन का याद रख लो, ये काम आएगा आपके। बीच में कहीं अगर जिक्र होता है तो ब्रिटेन का ही जिक्र होगा। ठीक है जी, देखो अब जैसे हम बात करते हैं कि यार ये जो यूरोप की जो यूरोपियन कंपनियां थी या फिर ये यूरोप के जो ये सारे देश है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ना पुर्तगाल देखने को मिलेगा, पुर्तगाल, जिसने जिसका ये एक यात्री था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की। इसके ऊपर आपको स्पेन देखने को मिलेगा, ये स्पेन का लोकेशन है। इधर आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, है ना। इधर आपको इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन देखने को मिलेगा। भाई इन देशों में होड़ क्यों मच गई समुद्री मार्ग की खोज करने की, समुद्री मार्ग के माध्यम से इंडिया जैसे देशों में पहुंचने की? तो इसके पीछे एक रीजन ये था कि जैसे आप लोगों ने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो रोमन साम्राज्य का एक लोकेशन आता है आपका कुंस्तुनतुनिया। ठीक है जी, है ना, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता था, ये तुर्की में, अभी की मैं बात करूं तो तुर्की में एक लोकेशन आता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इधर का ये जो एरिया है, इधर इधर आने के लिए एक यही जो भूमि मार्ग है, भूमि मार्ग से अगर भारत से व्यापार करना है आसानी से, आसान तरीके से अगर भारत से व्यापार करना है, तो ये इधर से तो कुस्तुनतुनिया से होके ही जाते थे भारत में ज्यादातर। ठीक है, अब होता है क्या है कि लगभग मैं बात करूं 1453 की, ठीक है, 1453 में क्या होता है, जो अरब होते हैं, है ना, अरबों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पे नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब कुस्तुनतुनिया पे नियंत्रण स्थापित करने का मतलब यह था कि इस एरिया से, जो मध्य एशिया से होके जो यूरोपवासी भारत से व्यापार कर रहे थे, अब यह व्यापारिक मार्ग ब्लॉक हो चुका था, बंद हो चुका था, कोई रास्ता नहीं है, अब कहां से व्यापार करें भाई। स्थल मार्ग का एक यही जरिया था कि भाई मध्य एशिया से होते हुए भारत के साथ व्यापार कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत के साथ व्यापार नहीं होते थे, भारत के साथ ट्रेड होता था। हम तो भाई कहां कहां, रोमन साम्राज्य की बात कर लो, उनके साथ हमारा व्यापार था प्राचीन काल में, है ना। लेकिन मध्य काल आते आते तक क्या होता है, मैंने बोला ना, अरबों का कब्जा हो जाता है कुस्तुनतुनिया और इसके आसपास के एरियाओं पे, जिससे कि जो स्थल मार्ग है उससे कनेक्शन टूट जाता है इंडिया के साथ, और इसलिए फिर यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्ग का रुख अपनाना शुरू कर दिया कि भाई अब समुद्री मार्ग से हम व्यापार करना शुरू करेंगे। और समुद्री मार्ग से फायदा यह था कि बड़ी बहुत मतलब भारी भरकम चीजों को भी आसानी से लेके जाया जा सकता था, जो जहाजें होती है समुद्री जहाजें, उनके माध्यम से। तो सबसे पहले आपको पता है कौन निकला भाई, पुर्तगाल का वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज कर डाली थी, कब, 1498 मैंने आपको बोला, है ना। क्या क्या स्टोरी है भाई, स्टोरी बताने चला गया ना भाई, बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, है ना। वास्को डी गामा ने खोजा, फिर आपको पता है फिर कौन आए, फिर डच आए, डचों ने यहाँ पे नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आपको पता है फिर ब्रिटेन आया भाई, ब्रिटेन ने तो तबाही मचा दी, तहलका मचा दिया, पूरे इंडिया के अधिकांश हिस्सा को कैप्चर कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर आपको पता है डेनिश कंपनी आई, फिर फ्रांसीसी आई, और इस तरीके से उन्होंने तबाही मचा दी, एक तरीके से इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उसको लूट लिया, बर्बाद कर दिया। ये सब चीजें आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया होगा। चलिए, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, कंपनी ने, अब हम थोड़ा सा ना ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, कुछ चीजें मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दूं, और उन्होंने किस तरीके से, बस 2-4 मिनट और दे दो, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो, हम बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, देखो इस कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें, कब हुई जी, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, आई थिंक फर्स्ट या द्वितीय होगी, देख लेना आप जरा। तो उन्होंने क्या किया,
इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो भी सिग्नेचर पत्र बना होगा, चार्टर जिसको हम बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करके इस कंपनी के कहीं ना कहीं इस समय एशिया के साथ जो है, ईस्ट के जो देश है उनके साथ कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की थी। एक तरीके से सरकारी कंपनी थी, ठीक है। अब इस कंपनी का, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में इसका आगमन लगभग 1608 के आसपास होता है ना। 1608 या 9 लेके चल सकते हो, है ना। भारत में आगमन कब हुआ भाई? 1608-9 के आसपास, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम भी याद रखना, कौन आया था भाई पहला जहाज लेके? ब्रिटेन का जहाज लेके कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिन। ठीक है, कैप्टन हॉकिन नाम याद रखोगे। कैप्टन हॉकिन जो थे ये लेके आए थे जहाज, पहली जहाज कहां की? ब्रिटेन की, इंडिया में। ये नाम भी याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद पहली कंपनी कब स्थापित हुई थी? मैंने आपको ये भी बता दिया, 1611 में, है ना, मसूलीपट्टनम में। फिर दूसरी कंपनी 1613 में, कहां पे? सूरत में, है ना, गुजरात में है। मसूलीपट्टनम मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश में। फिर देखो एक और व्यक्ति आते हैं ब्रिटेन से, सर टॉमस रो। सर भाई अभी बोर्ड, हाँ बढ़ गया। हाँ, सर टॉमस ठीक है। सर टॉमस रो जो है वो लगभग 1615 में आए, ठीक है, 1615 में, ठीक है। ये जहांगीर से बात कर लेते हैं। इस समय आपको पता है जब हम बात कर रहे हैं तो 1605 के आसपास से आपको पता है जहांगीर का शासनकाल आ जाता है। मतलब ये सब कुछ किसके समय काल में हो रहा है? कौन था उस समय मुगल बादशाह? जहांगीर के टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हो रही थी। तो जो सर टॉमस रॉ थे, इन्होंने क्या किया, जहांगीर से बात करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना कुछ छूट मांग लिया, है ना, बहुत सारी चीजों में छूट मांग ली। तो इससे और ज्यादा बेनिफिट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वास्तव में अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नियंत्रण कब से स्थापित करना शुरू कर दिया, तो प्लासी के युद्ध से, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में समझ लो, बस लास्ट चीज है, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। प्लासी का युद्ध, ठीक है। देखो प्लासी जो है एक जगह है बंगाल में। तो यहां पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में होता है एक युद्ध, जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है भाई? 1757 में ये युद्ध हुआ था, है ना। किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और दूसरे तरफ है बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इधर से नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब थे, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। देखो इसमें होता है क्या है कि इनका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मीर जाफर। क्या नाम बोला मैंने? मीर जाफर, है ना। इसने दिया धोखा, और इसके धोखा देने की वजह से नवाब सिराजुद्दौला जो है इसमें हार जाते हैं। इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो कर रही थी, है ना, लेकिन ये अपना शासन व्यवस्था, राजनीतिक में इनका जो पकड़ था वो उतना बढ़िया नहीं था, है ना। व्यापार करने लग रही थी, मुगल बादशाह और जो हमारे जो राजा महाराजा होते थे उनके नीचे रह के काम कर रहे थे, उनसे जो भी थोड़ी बहुत छूट मिल जा रही थी उसके थ्रू व्यापार कर रहे थे। लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया,
तब इसके बाद धीरे धीरे इनका पकड़ जो है राजनीति में होने लगा। अब क्या होता है कि मीर जाफर जो है, मीर जाफर को कहीं ना कहीं कठपुतली नवाब बना देते हैं, अपने इशारों पे नचाने वाला नवाब बना देते हैं बंगाल का, और फिर धीरे धीरे वहां पे भी अपना पकड़ बनाना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से प्लासी, ऐसा माना जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद ही कहीं ना कहीं भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद और ज्यादा उनका कंट्रोल इंडिया की राजनीति में आ जाता है, और धीरे धीरे फिर सारी चीजें उनके कंट्रोल में ही आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक एक्स्ट्रा चीजें जो भी मैंने आपको बताया है समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे चलेंगे और एक एक करके सारी चीजों को हम बहुत ही बारीकी से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझेंगे। भाई एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स आपको दे रखा है सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। लगभग 20 मिनट हमारे अभी एक्स्ट्रा चीजों को बताने में जा चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे अपना एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, है ना। तो चैप्टर का नाम वैसे मैंने आपको नाम का मतलब बता दिया है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई पावरफुल देश अपने से कमजोर देश को क्या करता है, उसके ऊपर आर्थिक और राजनीतिक रूप से नियंत्रण बना लेगा, तो उसको हम उपनिवेशवाद बोलेंगे। जैसे कि ब्रिटेन पावरफुल था हमसे, तो उसने क्या किया, हमारी यहाँ की जो व्यापारिक व्यवस्था थी उस पर कंट्रोल कर लिया, यानी कि आर्थिक रूप से हमारे ऊपर कब्जा किया, और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आर्थिक और राजनीतिक रूप से उसने हमें कंट्रोल लिया, हमारे देश पे कंट्रोल लिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं, है ना। और देहाती एरिया में इसका क्या प्रभाव था उसी का विश्लेषण हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, 2 बंदोबस्त है इसमें जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो इस्तेमारी बंदोबस्त, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से किस तरीके से अंग्रेज भारत में टैक्स एकत्रित करते थे, टैक्स एकत्रित करने की कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की थी उसका वर्णन करता है, तो उसी के संदर्भ में हमारे चैप्टर पूरा रहने वाला है ना। चलो जी आओ, देखो सबसे पहले आपको टॉपिक देखने को मिलेगा बंगाल और वहां के जमींदार। देखो जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की जो शुरुआत है वो कहां पे हुआ, बंगाल में, है ना। सबसे पहले बंगाल से ही अंग्रेजों ने अपना शासन चलाना शुरू किया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ही सबसे पहले कंट्रोल स्थापित किया था। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले राजस्व एकत्रित करने के लिए और वहां पे जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए सारी चीजें बंगाल में ही होगी। तो बंगाल के संदर्भ में हम पहले समझेंगे, फिर हम साउथ मतलब जो आपका दक्कन का एरिया है उसके संदर्भ में भी समझेंगे। पहले हम बंगाल के संदर्भ में, लगभग 50% चैप्टर जो है हमारा वो बंगाल के संदर्भ में रहेगा, और 50% चैप्टर हमारा बंबई दक्कन यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ भी हम चलने वाले हैं। तो मजा आने वाला है भाई, कुल मिलाकर इस चैप्टर में मजा आने वाला है। देखो एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा बंगाल में की गई नीलामी की एक घटना, है ना। इस घटना का जिक्र किया गया, लेकिन इसमें समझाया क्या गया, मैं सीधा टॉपिक की बात करूंगा। इसमें आप लोगों को ना इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में बता रखा है ना। किसके बारे में बता रखा है जी, इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में। चलो जी आओ जरा इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में आप लोग गहराई से समझो, क्या क्या चीजें आपको समझना है, क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में, है ना। देखो या फिर इसको इस्तेमारी बंदोबस्त बोल दो या फिर स्थाई स्थाई बंदोबस्त भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है जी, काम किस तरीके से बंदोबस्त करने लग रहा था मैं आपको बता दूं। देखो इस बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 में। कब लागू किया गया जी, 1793 में इस बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो चार्ल्स कर्नवालिस थे। चार्ल्स ठीक है, चार्ल्स कर्नवालिस, है ना। चार्ल्स कर्नवालिस जो थे ये हमारे देश के गवर्नर जनरल थे, है ना। और इन्हीं के शासनकाल में ये बंदोबस्त लागू किया गया था। इस बंदोबस्त की खासियत क्या थी कि इसमें ना जो राजस्व की रकम थी, राजस्व रकम निश्चित कर दी गई थी, है ना। इसमें क्या था कि राजस्व की रकम जो थी उसको निश्चित कर दी गई थी। कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया, मान लो कि फसल का 2 सीजन है या 3 सीजन है ना। तो एक राजस्व की रकम जो है वो परमानेंट जो होगा वो निश्चित कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। मान लो इस्तेमारी बंदोबस्त जो है
वो 30 साल के लिए लागू हो रहा है। ठीक है जी, कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। तो इसमें क्या होगा कि 30 सालों के लिए एक फिक्स रकम निश्चित कर दी जाएगी, जो कि हर हाल में जिसके साथ ये बंदोबस्त किया गया है उसको देना होगा। ठीक है, मान लो कि 1 लाख की रकम, भाई 1 लाख की जो रकम है वो निश्चित की गई है ना। 1 लाख की रकम क्या है? निश्चित है। तो हर हाल में इस बंदोबस्त के अंतर्गत जिसके साथ ये बंदोबस्त किया गया है उसको 1 लाख रुपए देना ही होगा, और ये हमेशा के लिए होगा। पूरे 30 साल के लिए ये रकम जो है फिक्स कर दी गई है कि हर सीजन में देना होगा इतना। और ये बंदोबस्त किसके साथ किया गया था जी? ये बंदोबस्त किया गया किसके साथ? ये बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। ठीक है जी, जमींदारों के साथ ये बंदोबस्त किया गया था। यानी कि जमींदारों को दिया गया, इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को दे दिया गया लगभग मान लो 400 से 500 गांव दे दिए उनको। ठीक है, 400 से 500 गांव दे दिए। अब जमींदारों को बोला देख भाई, क्योंकि आपको पता है मुगल काल में भी जमींदार बहुत पावरफुल होते थे, तो जमींदारों को ही टारगेट किया कि भाई समाज में जब इनका नियंत्रण है ही, तो हम क्यों समाज में टांग अड़ाए, क्यों ना हम इनको ही बोले कि भाई टैक्स वसूलो और आगे हमें टैक्स पे करो। ठीक है, क्योंकि वास्तव में राजनीतिक पावर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथों में है ना, तो सारी चीजें वो कंट्रोल कर रहे हैं। जमींदार उनके नीचे काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिचौलिए के तौर पे आप कह सकते हो, जिनको बोला कि भाई 400 से 500 ये गांव तुम्हारे हैं। ठीक है, इस गांव से क्या करोगे, टैक्स जो भी होगा इस तुम्हारी बंदोबस्त के अंतर्गत मेरे को हर सीजन में 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ये निश्चित कर दिया। तो जमींदारों को हर हाल में 1 लाख की रकम देनी होगी। अगर किसी सूरत में मान लो कि जमींदार जो है वो नहीं दे पाया, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के ऊपर टैक्स तो लगा दिया, अब जमींदारों को क्या करना होगा, उसको ये तय करना होगा कि किस गांव से कितना टैक्स लेगा, किस किसान से कितना टैक्स लेगा कि आगे कंपनी को टैक्स दे सके, ये फिक्स करना होगा उसको। मान लो उसने फिक्स कर लिया, अब किसी समय में क्या हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेती अच्छा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भाई जमींदार को टैक्स मिलेगा नहीं, जमींदार को टैक्स नहीं मिला। अब जमींदार क्या करेगा, आगे कंपनी को भी टैक्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद किसानों से टैक्स नहीं ले पाया। जब किसान से जमींदार टैक्स नहीं ले पाएगा तो आगे कंपनी को कैसे पे करेगा भैया, ये कंपनी को कैसे देगा, है ना। आ रही बात समझ में। तो उस कंडीशन में जब जमींदार अपने टैक्स की रकम को पे नहीं कर पाता था, तो उस समय क्या होता था, उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था, है ना। उसकी जमीन को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। और नीलामी में क्या होगा, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा पुराने जमींदार की जमीन को उस नए व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई है। ठीक है, आ रही बात समझ में। दोबारा बोलता हूं, देखो, इस्तेमरारी बंदोबस्त बोल दो या फिर स्थायी बंदोबस्त बोल दो, 1793 में लागू किया गया था, चार्ल्स कर्नवालिस के समय काल में लागू किया गया था। राजस्व की रकम निश्चित कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी, है ना। यह बंदोबस्त किसके साथ हुआ था, जमींदारों के साथ हुआ था। जमींदारों को क्या दिया गया, 400 से 500 गांव। उनको कहा गया कि भाई अब हमारा जो हर सीजन में जो टैक्स की रकम है वो हमें पे करते रहना, है ना। और टैक्स की रकम बढ़ेगा नहीं, 1 लाख जो फिक्स है वो जब तक ये बंदोबस्त काम कर रहा है ना, तब तक ये बंदोबस्त के समय तक, काल तक, जब तक ये बंदोबस्त बरकरार रहेगा तब तक 1 लाख रुपए फिक्स रकम अगर है तो उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ना कम होगी, ना ज्यादा ना कम, ये फिक्स रकम देना ही होगा। ठीक है, सीजन के हिसाब से होता था, एक सीजन के हिसाब से इन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बंदोबस्त काम करता था। अगर जमींदार जो है वो टैक्स नहीं देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस सूरत में उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से समझाया भाई, बहुत ही आसानी से। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी के टाइप पे जो आपके एनसीईआरटी बुक में बता रखा है कि भाई एक जगह है, ठीक है, क्या है जी, एक जगह है वर्धमान, बंगाल में एक जगह है वर्धमान। वहां पे क्या हुआ, 1797 में ना एक मतलब जगह वर्धमान के एक राजा है, राजा बोल दो या जमींदार बोल दो, उनकी जमीन को नीलाम किया जा रहा था। तो नीलामी के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरीके से फर्जी बिक्री के माध्यम से लोग अपनी जमीनों को बचा लेते थे, है ना। इस्तेमरारी बंदोबस्त कैसे कैसे काम करता है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। एक भी चीज अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको समझाया ना, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस मैंने आपको एकदम आसान सरल भाषा में बता दिया है। बुक का लैंग्वेज यहाँ पे है तो थोड़ा सा आप बच्चों को कई बार टफ लगता है, लेकिन ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, खुद से पढ़ लेना, इसको खुद से पढ़ लेना भाई। ऊपर वाले टॉपिक में और राजस्व ना किए गए अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, इसमें भी वही है कि जब जमींदार अपने टैक्स की रकम को नहीं दे पाते थे, उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था, उसी के बारे में इसमें भी समझा दिया गया है। तो आप इसको भी एक बार
रेड कर लेना पूरा। देखो 400 गांव उनको दे दिया जाता था, फिर वो तय करते थे कि किस गांव से कितना टैक्स लेंगे कि आगे कंपनी को पे कर पाएंगे। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको रहने देता हूं क्योंकि समझा दिया हूं मैंने आपको, सारी चीजें समझा दी है। अब आ जाओ जी, अब हम शुरू करते हैं ताबड़तोड़ स्टडी। यहां पे बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। देखो क्या है हमारा टॉपिक कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। आप सभी को पता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया है कहां पे, बंगाल में जी। कहां लागू किया गया, बंगाल में। कब लागू किया गया, 1793 में, है ना जी। तो इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू किया गया ना, तो उसके बाद हम देखते हैं ना कि भैया बहुत सारे जमींदार क्या कर रहे हैं, राजस्व की रकम अदा ही नहीं कर रहे हैं, राजस्व की रकम अदा करने में चूक कर देते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों जमींदार राजस्व की रकम को अदा नहीं कर पाते थे, इसी के बारे में आपको समझना है। तो लगभग 3 या 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहला कारण क्या था कि राजस्व की जो मांग थी ना भैया, बहुत ही ऊंची थी, बहुत ही ऊंची। देखो आरंभिक मांगों का ऊंचा होना सबसे पहला पॉइंट बता रखा है। अब इसमें लॉजिक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यार इस्तमरारी बंदोबस्त हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए लागू कर रहे हैं, और इस्तमरारी बंदोबस्त में क्या होगा, हम आगे आने वाले समय में, आगे कोई जो समय आएगा ना, तो आगे आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, टैक्स में ना, कर में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, टैक्स को हम नहीं बढ़ा सकते। टैक्स की रकम क्या होगी, कर की रकम एक फिक्स होगी, है ना। टैक्स की रकम क्या होगी भैया, एक फिक्स रकम होगी, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब मान लो आगे आने वाले समय में किसानों की उपज बढ़ जाती है, बहुत अच्छी उपज होती है, मुनाफा होता है किसानों को मुनाफा हुआ, जमींदार भी मुनाफा मारेंगे दबा के। ईस्ट इंडिया कंपनी को बदले में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम पहले ही राजस्व की रकम को ऊंचा कर देंगे, ज्यादा ऊंचा लेंगे, है ना, जिससे आगे आने वाले भविष्य में ना ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राजस्व की रकम को बहुत ऊंचा कर दिया, बहुत ही ज्यादा कर दिया, जिससे कि जमींदार इस रकम को नहीं दे पाते थे। ठीक है, पहला पॉइंट आसानी से समझ में आ गया भाई। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, उपज, कृषि की उपज की कीमतों में कमी। अब देखो ये बंदोबस्त 1790, मिस प्रिंट हो गया भाई, 1790 का दशक होगा, एक बार आप लोग इसको सही कर लेना। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं गलत, देखो 1790 का दशक, वैसे एग्जैक्ट डेट बोलूं तो 1793 में लागू हुआ था, है ना, 1793 यानी कि दशक बोलेंगे तो 1790 का दशक। अब इस समय क्या था कि किसानों की उपज की कीमतें बहुत कम थी, मतलब कि किसानों की उपज के बदले जो उनको पैसे मिल रहा था वो बहुत कम मिल रहा था। अब जब कुछ किसानों की उपज की कीमत क्या है, कम है, यानी कि किसानों को मुनाफा कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसान जो है वो क्या करेंगे, जमींदारों को कम पैसे देंगे, पूरी टैक्स की रकम पे नहीं कर पाएंगे, मन मुताबिक जो मांगेगा वो नहीं दे पाएंगे, कटौती कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स नहीं ले पाएंगे, और जब जमींदार किसानों से टैक्स नहीं ले पा रहे, आगे कंपनी को कैसे देंगे, बोलो कैसे देंगे, दिक्कत होगी ना। तो ये चीज एक और समस्या थी कि 1790 के दशक में क्या हो रहा था, जो किसानों की फसल की कीमत थी वो बहुत ही कम थी, है ना। आगे देखो राजस्व का असमान होना, देखो इसमें वैसे सूर्यास्त विधि के हेडिंग बनाना, राजस्व का असमान होना आप मत बनाओ, आप ना सूर्यास्त विधि हेडिंग बना लो, है ना। सूर्यास्त विधि या एक कानून था सूर्यास्त विधि, या जिसको हम सूर्यास्त कानून बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने से पहले टैक्स की रकम अदा करनी होती थी। अगर जमींदार नहीं कर पाते थे, उस कंडीशन में उनकी जमीनों को ही नीलाम कर देते थे, उनकी जमीनों को ही उड़ा मारते थे, नीलाम कर देते थे, कहने का मतलब ये। अब मान लो 1 मिनट भी आप लेट हो गए, थोड़ी देर भी आप लेट हो गए ना, तो आपकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो सूर्यास्त विधि की वजह से भी बहुत सारे जो जमींदार थे वो टैक्स की रकम को नहीं दे पाते थे। मान लो भाई थोड़ी देर के लिए लेट हो गए, आपकी जमीन नीलाम हो गई, है ना। तो ये भी एक समस्या थी, सूर्यास्त विधि भी एक समस्या थी। और आखिर में एक लास्ट पॉइंट आपका रह जाएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद क्या हुआ, जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया। याद करो जब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, अभी आपको पढ़ा है जमींदारों के बारे में, तो याद करो कि जमींदार कितने पावरफुल थे मुगल काल में, बहुत पावरफुल थे। पूरे ग्रामीण समाज को एक पिरामिड के तौर पे देखोगे, सबसे टॉप पे कौन आएंगे भाई, जमींदार आएंगे। लेकिन कंपनी के राज में ये हो गए थे पंगु, अपाहिज बना दिया भाई इनको, मार के, पीट के, है ना, ऐसे की तैसे कर डाली थी जमींदारों की भाई। तो जमींदार ना बेबस थे, लाचार थे, इनके पास पावर नहीं था,
ये सिर्फ क्या करते थे, रैयत से राजस्व इकट्ठा करते थे, है ना, और अपनी जमींदारी का प्रबंध करते थे कि भाई कहीं से अपनी जमींदारी की व्यवस्था कर ले ताकि किसान उनकी जमीन पे खेती कर सके और आगे कंपनी को पे कर सके और बदले में जो बीच में से कुछ कमीशन मिलेगा उससे मुनाफा कमा सके। ये चीज हो रहा था इनके साथ सिर्फ। बाकी आपको पता होगा मुगल काल में इनके पास अपने किले होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां होती थी, है ना, इससे वो बहुत पावरफुल थे। लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को तो भाई अपना शासन स्थापित करना है ना भारत में, जमींदारों को मजबूत थोड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। तो जमींदारों के पास पावर नहीं था, इस वजह से भी जमींदार ना, पावर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि किसानों से उतने अच्छे तरीके से टैक्स नहीं वसूल पाते थे, और जब किसानों से टैक्स नहीं लेंगे तो आगे कंपनी को पे नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन था जिससे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार कमजोर हो गए। और ये 4 कारण है जिससे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार अपनी राजस्व की रकम को पे नहीं कर पाते थे, अदा नहीं कर पाते थे। आया समझ में सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, जमींदारों को कमजोर कैसे किया गया, किस तरीके से अंग्रेजों ने जमींदारों को पंगु बना दिया भाई, कमजोर बना दिया, कैसे बना दिया, है ना। तो देखो सबसे पहले उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया। बेटा सैनिक नहीं रखोगे तुम अपने पास, बहुत तुम बॉडीगार्ड लेके घूमते हो ना, चलो चलो चलो, सैनिक टुकड़ियां भंग, खत्म। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क मतलब कि जो एक जमींदार से दूसरे जमींदारों के बीच में मान लो व्यापार हो रहा है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मान लो व्यापार हो रहा है, तो उस पर जो शुल्क लगेगा वो सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क भी कहीं ना कहीं जमींदारों के इनकम का सोर्स था, लेकिन अब सीमा शुल्क नहीं लगेगा तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं आएगी, है ना। उनकी जो कचहरियां थी वो कंपनी के कलेक्टर की देखरेख में रख दी। कचहरी यानी कि जहां से वो कामकाज संभालते थे, तो उसपे किसका नियंत्रण हो गया, कंपनी के जो कहीं ना कहीं कलेक्टर थे उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके अलावा ये पहले क्या था कि भाई इनके पास स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की और स्थानीय न्याय की व्यवस्था करने की, छोटे लेवल पे जो न्याय होता था ना उसमें जमींदार ही न्याय करते थे, लेकिन अब ये पावर भी छीन लिया उनसे। तो इस वजह से भी वो बहुत ही कमजोर बन गए और इस तरीके से जमींदारों की पावर को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया, उनकी पावर उनसे छीन ली गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई, इसको भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है। बस यहाँ पे इतना ही था और कोई खास नहीं। देखो जोतदारों का उदय भाई आ गया, तबाही मचाने वाला टॉपिक, एकदम 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 तबाही मचाने वाला टॉपिक आ चुका है मेरे दोस्त। जोतदारों का उदय कैसे हुआ, ठीक है। जोतदार कौन होते थे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जोतदार होते कौन थे। तो बंगाल में क्या होता था, धनी किसानों का, धनी किसानों का ये वर्ग था, या समूह बोल दो, वर्ग या फिर समूह बोल दो, जिनको हम क्या बोलते हैं, जोतदार, है ना। जोतदार से समझ में आता है जमीनों को जोतते थे, लेकिन जमीनों को जोतते जोतते बहुत अमीर हो गए थे, बहुत पैसा वाले हो गए थे कि इनको जमीन को जोतने की जरूरत ही नहीं थी, खेती करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, इतने पावरफुल हो गए थे। इस टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं कि जोतदारों का उदय एक पावरफुल हस्ती के तौर पे कैसे हुआ, एक पावरफुल ग्रुप के तौर पे कैसे जोतदार उभर के सामने आए, उसी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो समझ गए, जोतदार होते हैं धनी किसान। बंगाल में जो धनी किसान थे उनको हम जोतदार बोलते हैं। अब 19वीं सदी की शुरुआत में जोतदार जमीन के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पे क्या कर लिया, अपना हक, मतलब जो जमीन के हिस्सों पे कहीं ना कहीं जमीन के हिस्सों को हासिल कर लिया, है ना। ये जमीन 1000 एकड़ में फैले होते थे भाई, 1000-2000 एकड़ तक फैले होते थे। इन सारी जमीनों पे कहीं ना कहीं इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसके अलावा जो छोटे लेवल के जो व्यापार होते थे और साहूकार समझते ना, जो पैसे उधार देते हैं उससे ब्याज खाते हैं, तो ये साहूकार का जो कारोबार था, उन कारोबार पे भी इनका नियंत्रण था, तो इससे भी पैसे मुनाफा हो रहा है उनको। साथ ही साथ जो छोटे लेवल के व्यापार हो रहे हैं उससे भी इनको मुनाफा हो रहा है, यानी कि स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके अलावा जो गरीब काश्तकार थे, गरीब किसान थे, पूरा नियंत्रण रखते थे, है ना, उनके ऊपर। उनकी जमीन को बटाईदार जोतते थे। देखो भाई, जोतदारों की जमीन को कौन जोत रहे, बटाईदार। बटाईदार क्या करते थे, खुद हल लेके आ रहे हैं, हल चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत इनका है, लेकिन खेती होने के बाद क्या होगा भाई, पूरा आधा, है ना, मतलब कि 50%, पूरा 50% जो उपज है वो किसको दे देंगे, जोतदारों को दे देंगे। तो बिना मेहनत के बटाईदारों से क्या कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। बटाईदारों को जमीनें दे रखी है, आधा हिस्सा फसल उत्पादन होने के बाद आधा हिस्सा जोतदारों को मिल जाता था, तो इससे भी इनको मुनाफा हो रहा है भाई, इससे भी ये दवा के पैसे कमा रहे। देखो ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा गया कि जोतदार जमींदारों से ज्यादा पावरफुल होते थे भाई। क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से कि किस तरीके से ग्रामीण बंगाल में जमींदारों से ज्यादा पावरफुल जोतदार होते थे, कैसे। देखो जोतदार रहते थे गांव में,
जमींदार रहते थे, जमींदार रहते थे शहरों में, है ना। देखो जमींदार शहरों में रह रहे हैं और जोतदार कहाँ रह रहे हैं, गाँव में। अब जाहिर सी बात है कि गाँव में रहने का बेनिफिट क्या होगा कि जो गाँव के किसान है, गांव के किसान पे सीधा नियंत्रण होगा ना भाई, इनका डायरेक्ट नियंत्रण होगा। गांव के किसानों की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ये बेवकूफ जमींदार शहरों में रह रहे हैं, इनको किसानों की स्थिति का आता पता नहीं है। जब टैक्स लेना होता है, जब इनको कर लेना होता था, लगान लेना होता था, तब टपक जाते थे गांव में साले, है ना। और कुछ इनको पता नहीं है किसानों के सुख दुख के बारे में। ये जोतदार भाई गांव में रह रहे हैं, उनको पता है किसान की स्थिति क्या है, कुछ हेल्प वेल्प भी कर दिया किसी किसी टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं अपनापन वाला भावना आ जाती थी किसानों के अंदर कि भाई जोतदार तो भाई हमारे साथ देते हैं, मुसीबत में मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब किसानों से मदद मांगेंगे जोतदार, तो जोतदार मतलब जोतदारों को भाई सारे किसान जो सपोर्ट करेंगे करेंगे। अब इसका फायदा उठाते थे, सारे किसानों को अपने पक्ष में कर रखा है गांव के किसानों को, अब इसका फायदा उठाएंगे। देखो क्या होगा, जब ये जोतदार क्या करते थे, जमींदारों द्वारा गांव की लगान को बढ़ाने का विरोध करते थे। अब भाई जमींदार जो है वो गांव का लगान बढ़ाने की सोच रहे हैं कि भाई कहीं आगे नुकसान ना हो जाए, उसकी जमीनें बिक ना जाए। अगर आगे कंपनी को टैक्स नहीं देगा ना तो भाई इसकी जमीन तो नीलाम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या करता था, टैक्स की रकम को बढ़ाने की कोशिश करता था। तो उस समय जोतदार क्या करते थे, सारे किसानों को अपने पक्ष में कर लेते थे और सीधा चुनौती दे देते थे जमींदारों को कि भाई नहीं बढ़ाएंगे, हम तुम्हें लगान की रकम नहीं बढ़ाने देंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है जब लगान की रकम नहीं बढ़ेगा तब जमींदार आगे कंपनी को टैक्स नहीं दे पाएगा, टैक्स देने में दिक्कतें होंगी। अब जब टैक्स नहीं दे पाएगा तो जमींदार की जमीन को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा, है ना। अब जब जमींदार की जमीन को नीलाम किया जाएगा, जोतदार भाई है बहुत पैसे वाले, मौज हो गई इनकी तो, अरे ज्यादा खतरनाक बना दिया गया, हाँ, है ना। इनकी तो मौज हो गई भाई, जोतदारों की मौज हो गई। जोतदारों के पास बहुत पैसा है, पेटी भर भर के लेके जाएंगे और जमींदार की जमीन की जब नीलामी होगी ना, तब नीलामी में उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे और बोली लगा के जमींदार की जमीन को खरीद लेंगे। और ये क्या बन जाएंगे, जोतदार से बन जाएंगे, जोतदार से क्या बन जाएंगे भाई, जमींदार बन जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको किस तरीके से जोतदार जो है वो पावरफुल बन गए, जमींदारों से भी ज्यादा पावरफुल बन गए। पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी है। 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी नीचे भी लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, किसानों को अपने पक्ष में करके जमींदारों को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी कराते थे। राजस्व का भुगतान ना किए जाने पर जमींदारों की जमीन को नीलाम किया जाता था। अक्सर जोतदार ही उनकी जमीनों को खरीद लेते थे, है ना। तो इससे ये पूरे बंगाल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। धनी किसान और गांव के मुखिया भी प्रभावशाली बनकर उभरे, है ना। जो धनी किसान थे और मुखिया, जो गांव के मुखिया थे, वो ये पावरफुल बनके उभरे बंगाल में। इन्हें कुछ जगह पर ये जो लोग थे, जोतदार थे या फिर जो ग्रामीण मुखिया जो थे, जो बहुत पावरफुल हो गए थे, उनको हवलदार भी कहा जाता था। कुछ जगह पे क्या कहा जाता था, हवलदार, है ना। और कुछ अन्य जगह पे इनको गांटीदार या फिर मंडल भी कहा जाता था। मंडल तो हमें पता है कि मुखिया को मंडल कहा जाता था, लेकिन गांटीदार भी कहा जाता था। ये भी याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यू में आएगा ये चीज, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, हवलदार, गांटीदार, मंडल किसको कहा जाता था, धनी किसान को या फिर मुखिया जो होता था, जो बहुत पावरफुल हो गए, उनको कहा जाता था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया है भाई। अगर सबको सारी चीजें समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना, हाँ भैया बस मजा आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। चलो जी, एनसीईआरटी में आपको हूबहू ऐसा ही टॉपिक देखने को मिलेगा, लेकिन इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले, इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि जो जमींदार होते थे ना, अपने जमीन को नीलामी से कैसे बचाते थे, कैसे बचाते थे। ठीक है जी, जब आपको पता है कि जब जमींदार राजस्व की रकम नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनों को क्या कर दिया जाता था, उनकी जमीनों को कर दिया जाता था नीलाम। तो नीलामी के समय किस तरीके से अपनी जमीनों को बचा सकते थे, बचाने के क्या क्या तरीके थे, उसके बारे में इस टॉपिक में समझाया गया। शॉर्ट पॉइंट्स की मदद से मैं समझा दूंगा। यहाँ पे पॉइंट्स बहुत अच्छे दे रखे हैं, इसको रीड करना। मैं फोकस करूंगा मेन पॉइंट पे और सीधा आपको सारे पॉइंट समझा दूंगा। 4 पॉइंट बनता है, बस 4 हेडिंग के थ्रू आपका ये पॉइंट बनता है। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है फर्जी बिक्री।
सबसे पहला तरीका क्या है? फर्जी बिक्री। अब फर्जी बिक्री में क्या होता था, जब जमींदार के जमीन को नीलाम किया जाता था तो नीलामी के समय जमींदार क्या करता था, अपने एजेंट जो उसके क्या होते थे, एजेंट है ना, अपने ही एजेंट को भेज देता था, या फिर उसका जो नौकर चाकर है, नौकर है, उसको क्या करता था, नीलामी के दौरान भेज देता था। नीलामी हो रही है, नीलामी के दौरान इसके जो एजेंट है या फिर नौकर चाकर है वो गए नीलामी के समय में, बोली लगा दी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ऐसे बोली लगा दी, बहुत ऊंची ऊंची बोली लगा दी, है ना। तो रूल के हिसाब से जिसने ऊंची बोली लगाई उसको जमीन दी जाएगी। लेकिन जब रकम देने की बारी आती थी तो उसके नौकर चाकर एजेंट मना कर देते थे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, बात खत्म। फिर क्या होगा, कंपनी दोबारा से नीलाम करेगी उस जमीन को, दोबारा से यही प्रोसेस होगा, फिर उसके एजेंट आएंगे, नौकर चाकर आएंगे दूसरे, वो फिर से बोली लगाएंगे और फिर से रकम नहीं देंगे। तो कंपनी कहेगी यार 2 बार तो बना दिए इन्होंने, अब तीसरी बार फिर नीलाम करते हैं, तीसरी बार भी सेम चीज होगा, फिर से आएंगे, फिर से बोली लगाएंगे और फिर से पैसे नहीं देंगे, रकम नहीं देंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती थी। आखिर में कंपनी के अधिकारी लोग थक हार जाते थे और पुराने जमींदार को ही उसी कीमत पे, उसी रकम पे जमीन को देके चले जाते थे कि भाई ले तू ही सामान इसको। तो फर्जी बिक्री से बचा लिया ना, फर्जी बिक्री के माध्यम से क्या किया, जमींदारों ने अपनी जमीन को बचा लिया। देखो दूसरा एक पॉइंट और बनता है आपका, महिलाओं के नाम संपत्ति। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, महिलाओं के नाम संपत्ति कर देते थे, है ना, महिलाओं के नाम पर संपत्ति कर देते। अब देखो कंपनी ने रूल बना रखा था कि जो भी जमीनें महिलाओं के नाम पर होंगी ना उसको कंपनी नीलाम नहीं कर सकती, उसको अपने कब्जे में कंपनी नहीं ले सकती, कंपनी ने ही रूल बनाया था। और इसी रूल का फायदा जमींदार उठाते थे, अपनी माता के नाम पे, है ना, अपनी बहू के नाम पे कर दिया, ठीक है जी, अपनी बेटी के नाम पे जमीनें कर दी। अब इससे क्या होगा कि कंपनी उनकी जमीन को नहीं ले सकती, ठीक है, उनके जो महिलाओं के नाम पे जो जमीन है उसको नहीं ले सकती। 2 पॉइंट हो गया, आसान था, ये भी बहुत आसान था। चलो जी आगे बढ़ो। एक बहुत ही मजेदार पॉइंट बनता है, लठियालों का प्रयोग करते थे भैया, लठियाल। देखो जो जमींदार है, हर एक जमींदार अपना लठियाल रखता था। अब मान लो बाई चांस मेरी जमीन है, मैं पुराना जमींदार हूं, मेरे पास भी लठियाल होंगे। किसी नए जमींदार ने क्या किया, किसी नए जमींदार ने मेरी जमीन को खरीद ली और आ गया, वहां पे घूमने आया मेरे गांव में। मेरे लठियालों ने क्या किया, इस नए जमींदार को पकड़ लिया और है धह मारा, इतना मारा, भाग गए गांव छोड़ के। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा, भैया ये नए वाले जमींदार के पास भी तो लठियाल होंगे। अरे भैया होंगे, लेकिन गांव में तो मेरे है ना, है ना, और पता ही है कि अपने एरिया में तो अरे छोड़ो, मतलब भाई जिसका एरिया होगा वहां दबदबा उसका होगा ही होगा। मेरे गांव में आएगा तो जाहिर सी बात है पीट के जाएगा, ठीक है। तो लठियालों का प्रयोग करते थे, तो इससे भी उनकी जमीनें बच जाती थी। कई बार क्या होता था कि पुराने जो रैयत होते थे, रैयत पुराने जमींदार से एक जुड़ाव महसूस करते थे, है ना। अब बाई चांस किसी नए जमींदार ने जमीन खरीद भी ली, उस पर कब्जा भी कर लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में पुराने जो रैयत होते थे, पुराने किसान होते थे, मतलब जो किसान होते थे वो अपने पुराने जमींदारों के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते थे, उनके साथ एक जुड़ाव सा महसूस करते थे, क्योंकि उनकी जमीन पे खेती कर रहे हैं, है ना, जमींदार की जमीन पे, पुराने जमींदार की जमीन पे खेती कर रहे हैं, अपना अन्नदाता मानते थे इसको, है ना, अपना क्या मानते थे भाई, अन्नदाता मानते थे। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, देखो क्या लिखा है, वह मानते थे कि पुराने जमींदार उनके अन्नदाता है और वे उनकी प्रजा है, अपने आप को प्रजा के तौर पे किसान लेते थे। तो नए जमींदार की जमीन पे खेती करने से मना कर देंगे वो कि भाई हम तेरी जमीन पे खेती नहीं करेंगे, चल निकल, ऐसा कुछ धमका देंगे, किसान में धमका देंगे या मना कर देंगे खेती करने से, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नए जमींदार का जमीन पे कंट्रोल नहीं हो पाता था, किसानों पे कंट्रोल नहीं हो पाता था, है ना। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि किसान मतलब जो जमींदार है वो अपनी जमीन को नीलामी से बचा लेते थे, ठीक है। पूरा पॉइंट भाई छोटे छोटे पॉइंट्स में देखो, छोटे छोटे पॉइंट है बिल्कुल, है ना। इस पॉइंट्स में आप पूरे टॉपिक को समझा सकते हैं आसानी से, बहुत स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पेज पे मैं आपको देता हूं। चलो इस पार्ट के लिए एक और टॉपिक समझ लेते हैं, बाकी आगे के जो टॉपिक है आपका पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि वीडियो लगभग 50 मिनट की हो चुकी है। ज्यादा लंबी वीडियो बनाना फिर पता है तुम्हें दिक्कत कर जाती है ना। देखो पांचवी रिपोर्ट की बात करेंगे। पांचवी रिपोर्ट क्या है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब से भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, लगभग आपको पता है 1757 से नियंत्रण स्थापित किया था, है ना, ठीक है।
तब से ही उसके क्रियाकलाप और प्रशासन पे नजर रखी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में शासन व्यवस्था को चला रही है ना, किस तरीके से इनकम जनरेट कर रही है, उससे किसको मुनाफा हो रहा है, क्या धांधलियां चल रही है, इन सब चीजों पे बहुत ही बारीकी से नजर रखा जाता था और हर साल एक रिपोर्ट तैयार किया जाता था। तो पांचवी रिपोर्ट जो है, उन रिपोर्टों में से पांचवी थी, देखो क्या लिखा है, यह उन रिपोर्टों में से पांचवी थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलाप के विषय में तैयार किया गया था, है ना। इसमें पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलाप का वर्णन किया गया था। और ये रिपोर्ट कब तैयार किया, मतलब ये रिपोर्ट जो है उस 1813 में ब्रिटेन के संसद में पेश की गई थी, है ना। 1813 में ब्रिटेन के संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया गया था और उन रिपोर्टों में से पांचवी था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप का वर्णन किया गया था। कितने पृष्ठों में था भाई, 1002 पृष्ठों में ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। लेकिन इसमें से 800 पृष्ठ तो भाई जिसमें फालतू के बकवास लिखे हुए थे और मतलब उतनी अच्छी जानकारी नहीं दी गई थी, ठीक है। देखो पांचवी रिपोर्ट को लिखने का मेन पर्पस क्या था, आप पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। पांचवी रिपोर्ट को लिखने का मेन पर्पस ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अरे यहां पे लिखा दो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता है कि भारत चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा था उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला हुआ था, है ना, एक अधिकार मिला हुआ था। लेकिन ब्रिटेन में बहुत सारी और कंपनी थे या व्यापारी थे जो कि भारत और चाइना के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन एक अधिकार किसको मिला हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, चाइना में व्यापार नहीं कर सकती थी ब्रिटेन की कंपनी। तो पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि भारत और चाइना के साथ जो व्यापार में एक अधिकार मिला हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इसका विरोध कहीं ना कहीं कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटेन में भी इसका विरोध हो रहा था और पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले भी कहीं ना कहीं इस एक अधिकार को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटेन में विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे कि भाई भारत का जो बाजार है वो और कंपनियों के लिए भी खोला जाए, है ना। इसके अलावा कई लोग या कई समूह मानते थे कि बंगाल पे विजय का या फिर भारत पे जो ब्रिटेन का कहीं ना कहीं कब्जा हुआ है उसका फायदा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है या ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उनको हो रहा है, आम नागरिकों को कुछ भी फायदा इससे नहीं हो रहा, है ना। कंपनी के कुप्रशासन पर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस चलती थी भाई। कंपनी ने जो कुप्रशासन कर रही थी, मतलब किस तरीके से गलत तरीके से शासन व्यवस्था यहाँ पे चला रही थी, उसका वर्णन भी पांचवी रिपोर्ट में किया गया था और इस पे जोरदार बहस ब्रिटेन के संसद में कहीं ना कहीं होता है। कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छापा जाता था, कहीं ना कहीं छापा गया था और ये सब कुछ पांचवी रिपोर्ट में ये सारी चीजें बताई गई थी, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं सदी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम भी पारित कर दिए थे कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे कंपनी के जो नियंत्रण है उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से चलाया जाए, है ना। आ गया वो, देखो देखो पांचवी रिपोर्ट की कुछ कमियां भी थी। अब सीधा मैं कमियों की बात कर लेता हूं। पांचवी रिपोर्ट की कमियां क्या थी, देखो पांचवी रिपोर्ट में मिले साक्ष्य बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन पांचवी रिपोर्ट को बिना सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। पांचवी रिपोर्ट को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ के ही इससे हमें इतिहास को समझना चाहिए। इसकी कंपनी मतलब इस रिपोर्ट की कमियां क्या थी कि पांचवी रिपोर्ट को लिखने वाले जो थे वो कंपनी के कुप्रशासन और उसकी आलोचना करने में तुले हुए थे। मतलब ये ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ कंपनी की आलोचना कर रहे थे, ये जो कुछ भी अगर अच्छा काम करेगी उसके बारे में नहीं लिख रहे थे, सिर्फ इसकी आलोचना करने में तुले हुए थे। और इसलिए पांचवी रिपोर्ट में जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किया गया। जमींदार जो है वो अपने मतलब सत्ता को या अपनी जमीनों को कैसे खोते थे उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था। इसमें क्या लिखा गया था कि जमींदारों की जब जमीनें नीलाम होती थी उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मुनाफा होता था, लेकिन इस मुनाफे को पूरी तरीके से गटक जाते थे कंपनी के अधिकारी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। लेकिन सच्चाई हमें पता है कि नीलामी से कुछ ज्यादा मुनाफा होता नहीं था, क्योंकि जमींदार गलत गलत तरीके अपना के उस जमीन को किस तरीके से अपने कंट्रोल में ही रखते थे, मतलब अपने नियंत्रण में ही रखते थे, है ना जी। तो इसी के बारे में यहाँ पे बता रखा है, सारे पॉइंट्स यहीं पे खत्म होता है आपका पांचवी रिपोर्ट का टॉपिक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो पांचवी रिपोर्ट का, यहाँ से शुरू होता है आपका एक पेज, ठीक है। अगला पेज आप यहाँ से लो, इस तरीके से आपका 2 पेज हो जाएगा ये, ठीक है जी।
इसको यहाँ टरका देते हैं, हाँ जी। और फिर अगला आप यहाँ से ले सकते हो, ये आपका यहाँ से, ठीक है। बस तो ये आप स्क्रीनशॉट ले 5वीं रिपोर्ट का। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आपको समझाए समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी कुछ अगर डाउट लगता है तो कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से कोई डाउट बचा नहीं होगा, और बचा भी होगा तो एक बार वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो मेरे भाई। फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगा तो कमेंट में बता देना कि रोशन भैया ऐसी ऐसी बात है, ये चीजें समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूंगा, या फिर किसी और वीडियो में उस चीज को हम करवा देंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। अगले पार्ट के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, आप जितनी ज्यादा कमेंट उतनी जल्दी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।